हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एके मैथ क्लासेस में स्वागत है। मैं अखिलेश कुमार आज फिर लेकर के आया हूँ मैथ का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है। एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं इस तरह का सवाल, और उसी प्रकार का सवाल लेकर के आया हूँ। आप लोग ज़रूर देखिए, और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन घंटी होगा, उस घंटी पर भी क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे सभी का नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहेगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। चलते हैं सवाल की ओर, और आप लोग समझिएगा। अगर समझ में आएगा तो लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स बगल में होगा, उस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखता होगा, आप लोग समझिए। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 26 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण 48 सेंटीमीटर लंबा है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। समझिएगा इसको। सबसे पहले एक समचतुर्भुज का चित्र बना लेते हैं, अच्छे ढंग से समझिएगा। इस प्रकार से समचतुर्भुज का एक चित्र हम बना लिए, और इनकी सभी भुजाएं 26 मीटर दिया गया है। 26 मीटर सभी भुजाएं। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो सभी भुजाएं कितना था, 26 मीटर। अब देखिए इसमें से एक विकर्ण दिया गया है, और एक विकर्ण जो दिया गया है वह है 48 मीटर। कितना है, 48 मीटर। इधर लिख देते हैं, 48 मीटर दिया गया है एक विकर्ण, और दूसरा विकर्ण हमें नहीं पता। और सबसे पहले हम पता कर देखते हैं यहाँ पे कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होते हैं। तो हाफ गुना पहला विकर्ण और गुना दूसरा विकर्ण। हाफ गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। आप कहिएगा सर हम दूसरा विकर्ण गुना पहला विकर्ण नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि हाफ गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, या दूसरा विकर्ण गुना पहला विकर्ण। बात एक ही है। अब देखिए यहाँ पे आपको तो एक विकर्ण दिया गया है, एक विकर्ण तो दिया गया है, लेकिन आपके पास दूसरा विकर्ण तो नहीं पता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दूसरा विकर्ण पता करेंगे। तो दूसरा विकर्ण कैसे पता करेंगे, देखिए ये 48 है टोटल यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना होगा, 24 होगा, और ये कितना होगा, 24 होगा ना। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अगर हम इसको पता कर लेंगे, इसको अगर हम पता कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक ये पता हो जाएंगे, और हम टोटल जोड़ लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि दूसरा विकर्ण कितना होगा। तो देखिएगा यहाँ पे समझिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं, इस भाग को हम लोग बोलते हैं पी। पी का मतलब हुआ कि लंब। इस भाग को, इस तरह की त्रिभुज बन गया है यहाँ पे, इस प्रकार का त्रिभुज बना हुआ है, इस तरह का त्रिभुज बना हुआ है, और इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, इस भाग को पी बोलते हैं, मतलब लंब बोलते हैं, ठीक ना। और इस भाग को एच बोलते हैं, एच मतलब कर्ण बोलते हैं, कर्ण की लंबाई। और इसको बी बोलते हैं बेस, बेस का मतलब आधार। तो सबसे पहले हम आधार निकाल लेते हैं इस त्रिभुज से। इस त्रिभुज से क्या निकाल लेते हैं, आधार, मतलब बी निकाल लेते हैं, बेस निकाल लेते हैं। तो बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यही होता है। तो b बराबर रूट अंडर h का वैल्यू है 26, 26 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। तो 26 गुना 26 676 होगा, माइनस 24 गुना 24 576। इनको घटा लेंगे तो 100 होगा, और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10। तो आपका बेस जो निकल गया, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी निकल गया वो कितना निकल गया, 10। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो ये भी कितना होंगे, 10 होंगे। तो दूसरा विकर्ण हमें पता चल गया कि दूसरा विकर्ण जो है 10 और 10 कितना हो गया, 20 हो गया। तो यहाँ पर हम बैठा सकते हैं, यहाँ पर बैठा देंगे हाफ गुना पहला विकर्ण 48। अब आप कहिएगा हम पहला विकर्ण 10 और 10 20 दे सकते हैं, तो पहला विकर्ण 20 दे सकते हैं, क्या ये गलत होगा, नहीं गलत होगा मेरे भाई, 20 भी दे सकते हैं। तो 20 भी आप लिख सकते हैं, या 48, कोई दिक्कत नहीं होगा। और दूसरा कितना लिख देते हैं, 20। इसको कटा लेंगे, तो 2 से कटा लेंगे 20 को 10 बार में, तो 48 गुना 10 कितना हो जाएगा, 480 मीटर स्क्वायर। तो कोई दिक्कत है समझने में। बस आपका यही इतना ही काम करना है, बस आपका आंसर हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है। सिर्फ इसमें देखिए कुछ भी नहीं, हमसे सिर्फ
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं हाफ गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण होता है। हमें तो पहला विकर्ण एक विकर्ण दिया गया है, ऐसे समझिए एक विकर्ण तो हमें दिया गया है, लेकिन दूसरा विकर्ण हमें तो नहीं पता है। तो दूसरा विकर्ण पता करना है, तो दूसरा विकर्ण पता करना है तो हमें इस चित्र को भी नहीं बनाना है, या बना भी सकते हैं आप चित्र, आपका इच्छा है आप चित्र बना करके तुरंत इसको निकालिए और इसको निकाल करके जितना भी निकलेगा, जितना यहाँ पर निकलेगा उतना यहाँ पर भी होगा, दोनों को ऐड कर लीजिए। बस इस चीज़ को नहीं लिखना है एग्जाम में, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है, दोनों विकर्ण लिख देना है। दोनों विकर्ण को लिख करके 2 से कटा देंगे, बस आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। बस आपका यही आंसर हो गया। कोई दिक्कत है समझने में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल कैसे बनेगा। अगला सवाल है, किस साल की सरल ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 साल में दोगुनी हो जाए? समझिएगा, किसी सरल ब्याज की दर से 20 साल में कोई धन दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। अगर मान लेते हैं कि कोई मूलधन 100 है, कोई मूलधन कितना है, 100 है, और यह 20 वर्ष में, कितना वर्ष में, 20 वर्ष में दुगनी हो जाती है। दुगनी का अर्थ क्या हो गया कि ये 200 हो जाएगी। ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू निकल गया, मतलब मूलधन, और ये आपका क्या निकल गया, अमाउंट। कोई दिक्कत है? हम मान लिए कि कोई मूलधन 100 रुपया था और 20 वर्ष में ये कितना हो गए, दोगुनी, मतलब 200 रुपया हो गए। तो आप बता सकते हैं कि कितना ब्याज बढ़ा है, तो 100 ब्याज बढ़ा, और ये 100 ब्याज जो बढ़ा ये क्या निकल गया, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है मूलधन 100 गुना समय, समय आपका 20, दर तो आपको निकालना है, बटे में कितना, 100 से 100 खत्म हो गया, और 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100। तो आपका आर बराबर कितना निकल गया, 5%। कोई दिक्कत है? हमसे यही पूछा था कि किसी सरल ब्याज की दर क्या होगी, तो किसी सरल ब्याज की दर क्या होगी, 5%। कोई दिक्कत है? बस इतना ही करना है। देखिए रेलवे में खास करके इस तरह का सवाल पूछा जाता है, इसलिए आप लोग अच्छे ढंग से इसको सीखिएगा और समझिएगा। अब इस टाइप का जितना भी सवाल होगा सब आपसे बन जाएगा, एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। देखिए समझाना है इसलिए हम इतना धीरे धीरे बता रहे हैं। अगला सवाल चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। एम और एन एक काम क्रमशः 15 दिन और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों वह काम साथ में करना आरंभ करते हैं, लेकिन 2 दिनों के बाद एन को जाना पड़ता है और एम अकेले ही बचा हुआ काम पूरा करता है। पूरा काम कितने दिनों में किया गया होगा? देखिए एम जो है किसी काम को 15 दिन में, समझिएगा इसको, एम किसी काम को 15 दिन में, कितने दिन में, 15 दिन में, और एन किसी काम को 10 दिन में। हम क्या करते हैं, एक कुल काम निकाल लेते हैं, कुल काम निकाल लेते हैं, कुल कार्य निकाल लेते हैं। तो कुल कार्य कैसे निकाला जाता है? कुल कार्य, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। अब देख लेते हैं कि इनका क्षमता क्या है, इनका करने का जो क्षमता कितना है, एक दिन में ये कितना काम कर सकते हैं। तो क्षमता कैसे निकालेंगे, इसके दिन से कुल काम में भाग देंगे तो क्षमता होगा। तो 15 चौकी 60, तो 4 हो जाएगा। 10 से 60 में भाग देंगे कितना हो जाएगा, 6। मतलब हुआ कि एम जो है एक दिन में 4 काम कर सकता है। एक दिन में कितना काम, 4 काम कर सकता है, और एन एक दिन में 6 काम कर सकता है। और इसमें सवाल में बोला है एन 2 दिन तक काम किया, उसके बाद छोड़ करके चला गया। तो आप बताइए कि एन एक दिन में 6 काम करता है, तो 2 दिन में कितना काम किया होगा? 2 दिन में तो 12 काम तो कर लिया होगा ना, तब तो गया होगा। 12 काम करके न गया, तो शेष काम कितना बचा होगा? शेष काम जो आपका बचा होगा 60 - 12, तो कितना शेष काम बचा होगा? 48। जो किससे को करना है? जो कि बी को करना है। एन जो है, बी नहीं, एम को करना है, सॉरी। तो एन जो है 2 दिन तक, एन 2 दिन तक काम किया, उसके बाद छोड़ करके चला गया। एन एक दिन में 6 काम करता है, तो 2 दिन में 12 काम किया होगा, उसके बाद छोड़ करके चला गया। अब जो छोड़ करके गया है वह काम एम करेगा, वह काम कौन करेगा? एम करेगा। तो आप बताइए कि 60 काम में से 12 काम तो एन कर लिया, तो शेष अब कितना काम बचा? 48 काम।
48 काम कौन करेगा? तो 48 काम m से करवाना है। सवाल में बोला है कि m करेगा, तो m एक दिन में 4 काम करता है, एक दिन में 4 काम करता है, तो 48 काम करने में उसे कितना दिन लगेगा? हमेशा कुल कार्य में से अगर हम क्षमता से भाग देते हैं तो हमें दिन के पता चलता है। कुल काम में से अगर हम क्षमता से भाग देंगे तो हमें दिन का पता चलता है। तो हमें मेरा जो कुल काम बचा हुआ है कितना बचा है? 48, और m का जो क्षमता है एक दिन में करने का 4 है, तो 4 से आप भाग दे दीजिए तो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 12। मतलब 12 दिन में ये 48 काम जो बचा हुआ है m क्या कर देंगे? फिनिश कर देंगे। कोई दिक्कत है? चलते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला सवाल कैसे बनेगा। अगला सवाल है 4% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष में 60,000 का कितना मिश्रधन होगा जबकि ब्याज 6 माही जोड़ी जाती है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, इसमें आपका रेट दिया गया है और प्रिंसिपल वैल्यू दिया गया है, मूलधन दिया गया है। आपका प्रिंसिपल वैल्यू 60,000 रुपया दिया गया है। समझिएगा इस तरह का सवाल, आज के बाद आपको नफरत हो जाएगा इस तरह का सवाल से। रेट आपका दिया है 4% और आपका समय जो दिया गया है 1.5 वर्ष दिया गया है, और आपसे क्या पूछा है? आपसे अमाउंट पूछा है, इसका मिश्रधन पूछा है, यही बताना है। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा, और यहाँ पर जो ब्याज लिया जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, जो चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, और यहाँ पर जो ब्याज लिया जा रहा है 6 माह पे ब्याज लिया जाता है। कि जैसे आपको 60,000 रुपया दिया, मान लीजिए आपको 60,000 रुपया दिया और 6 माह जैसे ही हुआ आपसे क्या करेगा? आपसे ब्याज ले लेगा। तो हमेशा इस तरह का सवाल जब भी रहेगा, 6 माही सवाल जब भी रहेगा, हमेशा रेट को क्या कर देना है? आधा कर देना है। रेट को क्या कर देना है? आधा कर देना है। 4% रेट था, लेकिन अब क्या कर देंगे? इसको आधा कर देंगे। आधा क्यों करेंगे? क्योंकि वहाँ पर जो ब्याज हमें मांग रहा है 6 माही ब्याज मांग रहा है, इसलिए रेट को क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। अगर आपसे बोले दीजिएगा, ठीक है। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं, सॉरी, देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पर 1.5 वर्ष में कितना तिमाही होगा? तो 1.5 वर्ष में कितना छिमाही होगा? 1.5 वर्ष में कितना छिमाही होगा? तो 1.5 वर्ष में कितना छिमाही हो जाएगा? 3 छिमाही हो जाएगा। 1.5 वर्ष में 3 छिमाही होगा। क्या कोई दिक्कत है? क्योंकि 1 साल में कितना छिमाही? 2 छिमाही, फिर आधा साल में 1 छिमाही, तो टोटल कितना हो गया? 3 छिमाही हो गया। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। 3 छिमाही दिया है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, इस प्रकार से 3 लिख दिए। अब देखिए इस पर 2% का ब्याज लगाइए। 60,000 का 2% अगर हम निकालते हैं तो परसेंट से 2%, 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 6 दूनी 12, कितना हो गया? 1200। तो ये 1200। साधारण ब्याज हमेशा क्या होता है? साधारण ब्याज हमेशा हर वर्ष समान लिया जाता है, क्योंकि अगले वर्ष अगर अब मान लीजिए कि अब की बार अगर हम 1200 रुपया लिए साधारण ब्याज, तो अगले वर्ष भी साधारण ब्याज 1200 ही लगेगा, अगले वर्ष तीसरे वर्ष भी 1200 ही लगेगा। साधारण ब्याज में ब्याज नहीं जुटता है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज जुटता है। तो आप देखिए पहले वर्ष अगर हमको साधारण ब्याज 1200 रुपया हुआ तो दूसरे वर्ष भी कितना होगा? 1200, तीसरे वर्ष भी 1200। अब देखिए यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, तो ये जितने सीध में आते हैं सभी साधारण ब्याज कहलाते हैं। अब चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है तो इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो 1200 का जब 2% निकालेंगे तो परसेंट से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 12 दूनी 24, 12 दूनी कितना हो गया? 24, और 24 का क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। डबल कर देंगे मतलब 48। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ लीजिए। इन दोनों को जब जोड़िएगा तो 2400 होगा, और 2400 का 2% निकालिएगा तो 48 ही होगा। तो क्यों नहीं, इसी को हम डबल कर देंगे। फिर इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, इस 24% पर भी ब्याज लगेगा। तो 24% पर 2%, 24 का ब्याज लगाना है 2% की दर से, तो परसेंट हंसकाएंगे तो कितना होगा? 100, 24 दूनी 48, 0.48 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो हमसे पूछा है, हमसे क्या पूछा है? मिश्रधन बताइए, अमाउंट बताइए। तो आपका अमाउंट क्या होगा? अमाउंट बराबर होता है,
अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज। क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस ब्याज। तो देखिए यहाँ पर कितना आपको ब्याज लगा, इसको जोड़ लीजिए ब्याज। तो यहाँ पर जोड़ लेते हैं, तो 12 तिया 3600 हो गया, 3600 अब प्लस 48 और 24 जोड़ लीजिएगा तो 8 4 12 4 2 6 1 7 72.48। तो इसको जोड़ लेंगे तो 3672.48। तो आपका अमाउंट जो हो जाएगा, यहाँ पे नहीं दिखेगा, इधर लिख दें क्या? इधर लिख देते हैं। तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा? आपका प्रिंसिपल वैल्यू 60,000 था, 60,000 प्लस आपका ब्याज जो आया कितना आ गया? 3672.48। आपका जो ब्याज आ गया, इन सभी को जोड़ेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना आ गया? 3672.48। बस इसको आप जोड़ लीजिएगा, इसको जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 63,72248, मतलब 63,672 रुपया ₹0.48 होगा। 63,672.48 रुपीज हो जाएगा आपका मिश्रधन, आपका अमाउंट हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? देखिए एक सवाल इसी प्रकार का आएगा, अभी हम देंगे, उसमें पूछेगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछेगा। तो देखिए अंतर हमेशा जो भी साइड में बचा हुआ भाग रहता है, यही क्या कहलाता है? अंतर कहलाता है। ये क्या कहलाता है? अंतर कहलाता है। जब भी आपको साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछे तो जो भी साइड में इधर बाहर में जो निकला हुआ है वही भाग क्या कहलाता है? अंतर कहलाता है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि टोटल जोड़े तो क्या हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज। टोटल जोड़े तो क्या हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में ये सीध वाला जो होता है साधारण ब्याज होता है, तो इनको अगर हम घटा लेंगे तो क्या यही भाग बचेगा? यही तो भाग बचेगा। टोटल हम जोड़ लिए, टोटल जोड़ने के बाद हमको क्या निकल गया? चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। और चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज हमें घटाना है, तो साधारण ब्याज इस सीध वाला होता है, इसको अगर हम घटा देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा? अंतर निकल जाएगा। अंतर जो निकलेगा यही निकलेगा, साइड वाला। तो हम काहे ने इसको घटाएंगे, किस लिए? सिर्फ इसको साइड वाला को जोड़ लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। अभी सवाल आएगा बस उसी प्रकार का। देखिए कोई दिक्कत है समझने में? हमेशा इस प्रकार का सवाल रहेगा, तो ऐसे ही ये बनाना है, इसी प्रकार से बनाना है आपको। देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है 6,000 रुपये की धनराशि पर 8% की दर से 3 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज की एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा। देखिए यहाँ पर मूलधन जो दिया गया है, प्रिंसिपल वैल्यू 6,000 दिया गया है और समय जो दिया गया है 3 वर्ष दिया गया है और रेट जो आपका दिया गया है 8% दिया गया है। 8% है ना? हाँ 8% दिया गया है। तो 3 वर्ष का है तो इस तरह से 3 लिख दीजिए। अब देखिए 6,000 का 8% निकालिए, तो 6,000 का जब 8% निकालेंगे, परसेंट से 2 जीरो खत्म, 8 चौक 48, 480 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 480, यहाँ पर भी 480 लिख दिए। अब ब्याज पर भी ब्याज लगता है, 480 का 8% निकालिए। 480 का 8% निकालेंगे, परसेंट हंसकाएंगे तो कितना हो जाएगा? 100, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 88 64 के 4 बाकी 6, 8 चौक 32, 6 38, 1 10 38.4 होगा। कितना होगा? 38.4। इसका निकाल लीजिएगा आप लोग। 480 का 8% निकालिएगा, 38.4 आएगा। तो इनका डबल कर देंगे, इनका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 1 7, 76.8 हो जाएगा। अब इस पर भी ब्याज लगेगा, इसका 8% निकाल लीजिए। तो 38.4 का 8% निकालेंगे, परसेंट हंसकाएंगे तो 100 होगा। इसको भी उड़ा दीजिए तो एक और जीरो हो गया, बाद में बैठा लेंगे। तो 8 चौक 32 के 2 बाकी कितना हो गया? 3, 8 8 64 और 3 67 के 6, 67 के 7 बाकी कितना हो गया? 6 और 8 तिया 24, 24 और 6 कितना होता है? 30 होता है। और 3 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3.072। तो हमसे क्या पूछा था? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो अभी तुरंत हम बताए थे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछेगा तो बस इस साइड वाला को जोड़ लेना है, यही आपका क्या निकल जाएगा? अंतर निकल जाएगा। इनको जोड़िएगा, अंतर आएगा 188.27 आएगा ना, 118.27 आएगा, 118.27 आएगा आपका, यही अंतर आ जाएगा। बस आपका यही आंसर हो गया।
जब भी अंतर पूछेगा बस साइड वाला जोड़ लेना है, आपको वही अंतर निकल जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगर समझ में आता है तो लाइक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और दोस्तों में थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, और कुछ नहीं। एक सवाल और लेते हैं, ज़्यादा नहीं। देखिए सवाल क्या है, टेन स्क्वायर अल्फा बराबर है 1 + 2 टेन स्क्वायर बीटा, और हमसे बोला है कि √2 कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का वैल्यू बताइए, क्या होगा? समझिएगा इस सवाल को। टेन स्क्वायर अल्फा बराबर फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1, 1 + 2, यहाँ पर भी टेन स्क्वायर बीटा है तो इसको क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर बीटा माइनस 1। देखिएगा सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1, 1 प्लस इसको गुना करेंगे तो 2 सेक स्क्वायर बीटा माइनस 2 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो -2 होगा। अब देखिए यहाँ से सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बराबर 1, यहाँ पे लिख देते हैं 2 सेक स्क्वायर बीटा, और 2 में जब 1 घटेगा तो -1, ये माइनस को जब इधर भेजेंगे तो प्लस होगा, अब प्लस होगा तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कोई दिक्कत है? इस माइनस को जब इधर भेजेंगे तो प्लस होगा, इस माइनस को जब इधर भेजेंगे तो प्लस होगा, तो -1 पहले से ये आएगा +1 तो कट जाएगा दोनों। अब देखिए यहाँ से इसको कॉस में बदल लीजिए तो सेक स्क्वायर अल्फा का क्या होता है, 1/cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। इसको बदल लीजिए इस सेक को तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, बीटा। कोना कोनी गुना कर लीजिए, कोना कोनी गुना कर लीजिए तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको गुना कर लीजिए 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, इसके साथ गुना कर लेंगे तो बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा। इस स्क्वायर को इस स्क्वायर को जब इधर भेजेंगे तो रूट होगा, क्या हो जाएगा, रूट। इधर लिख दें, इधर लिख देते हैं, इसको इधर भेजेंगे तो रूट होगा √2 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर कॉस बीटा हो जाएगा। अब देखिए 2 तो नहीं निकलेगा, 2 तो रूट में ही रहेगा। कॉस स्क्वायर अल्फा है तो कॉस स्क्वायर अल्फा है तो एक कॉस तो निकल जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फा है तो 2 को कॉस अल्फा है तो एगो कॉस अल्फा रूट से निकल गया, और बराबर क्या हो गया, कॉस बीटा। ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो √2 कॉस अल्फा और माइनस कॉस बीटा बराबर क्या हो गया, 0। तो हमसे इसी का मान पूछा था ना, तो इसका मान कितना हो गया, 0 हो गया। बस आपका यही आंसर हो गया। कोई दिक्कत है समझने में, कोई कठिनाई है समझने में? अगर समझ में आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और थोड़ा सा दोस्तों में सपोर्ट कर दीजिएगा। हम वही क्वेश्चन लेकर के आते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, पूछने का 90% से 95% चांस है। और आप लोग को अगर नहीं समझ में आता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे कि आप लोग को किस प्रकार से दें कि ताकि आप लोग को समझ में आए। तो थैंक यू वेरी मच। फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे इसी प्रकार का सवाल आप लोगों के बीच। चलते हैं।